हेलो बच्चों, आज शुरू करेंगे हम एडिशन रिएक्शन के बारे में। आज आपका जो टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस में होती है, ये पहले मुझे जानना है कि किस टॉपिक में, किस चैप्टर में एडिशन रिएक्शन होती है। तो जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शन हमारी वैसे एक्चुअली में 3 टाइप्स की होगी। एक आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन हम 3 टाइप की देखेंगे: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो एडिशन रिएक्शन होती है किस टॉपिक में होती है। तो अगर हम ER की बात करते हैं तो एल्कीन्स में देखी जाती है, ये एल्कीन्स में हुआ करती हैं जनरली। और एल्काइन में जो रिएक्शन होती है तो पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम का बन सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की किस में होती है। तो एल्कीन्स में होती हैं और एल्काइंस में होती है। अब सवाल उठा कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किस में होती है, तो ये भी एल्कीन्स में हुआ करती है। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं कि ये किस में होती है, तो आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये आपकी जो है एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। शायद क्लियर हुआ कि एडिशन रिएक्शन किस किस टॉपिक्स में होती हैं, किस किस चैप्टर में होती हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन शो करते हैं, एल्काइन शो करती हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एल्कीन शो करती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका एल्डिहाइड और कीटोन शो करता है। तो मेरा जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलते हैं बच्चों देखने कि आखिर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, इसके क्या एग्जाम्पल हैं और क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है तो फास्ट रिवीजन की बात करते हैं कि इसको कैसे रिकॉल किया जाए। तो चेक करते हैं कि कौन सा रिएक्शन है जो ER को शो करता है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारा जो हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर हम पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, तो आपने समझ लिया कि ये एल्कीन्स और एल्काइंस में हुआ करती हैं। एल्कीन और जो हमारी एल्काइन है वो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर सवाल पूछा जाए एग्ज़ाम में कि जो ER होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि एल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो चेक करते हैं कि एल्कीन्स और एल्काइंस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं तो एल्कीन में आप जानते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, ये एल्कीन है। और अगर हम इसकी बात करते हैं एल्काइन में तो क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि एल्कीन और एल्काइंस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स ER। एल्कीन और एल्काइंस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स ER। अब पहला पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है कि क्या जानना ज़रूरी है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें पहला स्टेप में अटैक कौन करेगा। तो पहले स्टेप में अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करता है। अगर मैं बात करूं ER है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा। और अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में किसका अटैक होगा, तो फ्री रेडिकल्स का होगा। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। तो ER में जो पहला अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल्स का होगा। तो सबसे पहला अटैक मैं करा रहा हूँ किसका, इलेक्ट्रोफाइल्स का। जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स का इस एल्कीन पे अटैक करा, ये सिमिलर है तो जैसे मन करे वैसे आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग किया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज किया। और मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को चाहने वाले होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो C पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और इस C पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस
प्लस चार्ज आएगा और इस सी पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और ये आपका जो बना इंटरमीडिएट बना। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एल्कीन्स और एल्काइंस में जब ER रिएक्शन होती है तो उसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लें तो हमें कंपाउंड की रिएक्टिविटी पता चल जाती है। अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड की रिएक्टिविटी, किसी कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है, किसी रिएक्टेंट कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होती है। स्टेबिलिटी ऑफ क्या होती है, इंटरमीडिएट। तो अगर हम पहचान जाएं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर यहाँ पे मैं वही सेम काम करने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने अटैक कराया किसका, इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर इसको ऐसा ब्रेकिंग की तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज पार्शियल, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस निगेटिव से आपका जुड़ जाएगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल्स आपका जुड़ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और आपका ये आ जुड़ा। अब हमारा सवाल ये है कि ये एक कार्बोकैटायंस है, ये भी एक कार्बोकैटायंस है, इन दोनों कार्बोकैटायंस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम इस स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है कितनी होती है बताइए, 2.5, और इस डबल बॉन्ड इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है कितनी होती है, 2.75। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास है कि अगर निगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एलिमेंट इज मोर स्टेबल, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज लेस स्टेबल। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN एलिमेंट, अगर पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN एलिमेंट, more EN element is positive charge on more EN element is less stable, क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज अगर मोर EN एलिमेंट पे है तो वो लेस स्टेबल होता है, और अगर निगेटिव चार्ज मोर EN एलिमेंट पे होता है तो मोर स्टेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल है। मतलब अगर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो ये कंपाउंड जो होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ब्रेक होगा तो ये ज़्यादा बनेगा, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। मतलब कंपाउंड की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होती है। कंपाउंड की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होती है। तो आपका क्लियर हुआ कि भाई अगर एग्जाम में पूछा गया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो कैसे चेक करोगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछा जाए टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो क्या कहोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। माने पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ER, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, किसी कंपाउंड के रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी अगर पूछा जाए, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ER डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ER अगर हमें चेक करें तो बात करते हैं किसकी, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। समझ में आया कि अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना आता है, मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस की रिएक्टिविटी चेक करना आता है टूवर्ड्स ER। क्लियर हुआ कि अगर हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ER तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप क्या करना, कार्बोकैटायन बना लेना और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, अगर इसके बारे में बात करें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 चीज़ों से चेक की जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है, प्लस आई हो सकता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। प्लस आई से चेक कर सकते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और अगर हम बात करें मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट किस पे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे मूव करते हैं कि आखिर में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, इसका रिएक्शन क्या होता है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, ये मैकेनिज्म कैसे होती है, ईआर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो ईआर मैकेनिज्म देखिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म 2 तरीके से होती है। सर 2 तरीके से कैसे होती है, तो हम बात करने जा रहे हैं कि जो ईआर मैकेनिज्म होती है, ये ईआर मैकेनिज्म जो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली जो मैकेनिज्म होती है वो 2 तरीके से होती है। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा है। तो बात करते हैं पहले, अगर ऐसा इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम केस ए की बात करें, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर नहीं हो। केस ए, इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट हैव लोन पेयर, इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट हैव लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, डज नॉट हैव लोन पेयर, तो मैकेनिज्म कैसे होगी। और अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो मैकेनिज्म कैसे होगी, उसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एल्कीन्स लेता हूँ, मैंने लिया। इस एल्कीन में मैंने सबसे पहले अटैक किसका कराया, इलेक्ट्रोफाइल का। ये बात मैंने पहले बता दी। अगर वो ईआर है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और यहाँ पे जो अटैक करने जा रहा है, कौन अटैक करने जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है। ये पहला स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। और किसी रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, ध्यान रखना, वो सोलो स्टेप होता है। और जो सोलो स्टेप होता है वही आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखते हैं कि जो ये स्टेप कराने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो मैंने क्या कराया, सिमेट्री थी, मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक कराया। इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक कराया तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, जल्दी से बोलिए। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और निगेटिव चार्ज से कौन जुड़ जाएगा, निगेटिव चार्ज से कौन जुड़ेगा। अगर मैं बात करूँ निगेटिव चार्ज से कौन जुड़ेगा, तो इस निगेटिव चार्ज से आपका कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका है। इस निगेटिव चार्ज से कौन सा जुड़ गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल्स जुड़ गया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। और ये आपका आर है। तो ध्यान दीजिए, दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है वो आपका क्या है, कार्बोकैटायंस है। अगर ये इंटरमीडिएट आपका क्या है, कार्बोकैटायंस है। इंटरमीडिएट आपका क्या है, कार्बोकैटायंस है। तो अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ध्यान रखना होता है, sp2 होगा। ये क्या होता है, शेप कैसा होता है, प्लेनर शेप होता है। sp2 है, प्लेनर है। अगर कभी भी sp2 है, प्लेनर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बोथ साइड से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो इधर से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट आने के चांसेस हैं। और बात करते हैं कि कौन से टाइप के आएंगे। तो अगर मैं 2 टाइप की बात करूं तो RC, अगर इधर से अटैक कराया तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देगा, CE और यहाँ पे R दिखाई देगा आंसर। या अगर मैं एक ही साइड से दिखाया तो RC, NU यहाँ लगेगा और यहाँ पे C लगेगा, यहाँ पे E लगेगा और यहाँ पे R लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर NU और E न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स एक ही साइड में है तो मैं बोलता हूँ उसे सिन एडिशन की बात करता हूँ। कौन सा एडिशन है, सिन एडिशन की बात करता हूँ। और अगर इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स अपोजिट साइड में है तो उसे मैं एंटी एडिशन की बात करता हूँ। तो क्या अगर एग्जामिनर आपसे ये बात कहे कि एंटी एडिशन किस में हो रहा है, क्या एंटी एडिशन के चांसेस हैं। कहने का क्या मतलब है कि एंटी एडिशन किस में हो रहा होगा कि नहीं। अगर तुमसे कहे क्या इसमें एंटी एडिशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एंटी एडिशन
इसको बोलते हैं एंटी एडिशन भी हो सकता है, सिन एडिशन भी हो सकता है। कहने का क्या मतलब है, देखिए ध्यान से फिर से एक बार रिकॉल करिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल्स के पास लोन पेयर नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिसके पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो जो आपका प्रोडक्ट का टाइप होगा वो सिन एडिशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एंटी एडिशन भी हो सकता है। अच्छा बताइए इंटरमीडिएट क्या बनना है, कार्बोकैटायन, sp2 प्लेनर। अगर कार्बोकैटायन कभी बनता है तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस होते हैं, रिंग एक्सपैंड हो सकती है यानी स्टेबल की तरफ जा सकती है, या रीअरेंजमेंट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन आर पॉसिबल, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन आर पॉसिबल। कभी भी किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ पे रिंग एक्सपैंड हो सकती है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो आपने ध्यान देख लिया, बिल्कुल मैकेनिज्म इतना ही है, 2 स्टेप की मैकेनिज्म है ER की मैकेनिज्म। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप RDS क्लियर। न्यूक्लियोफाइल्स बाद में अटैक करेगा, ये स्टेप सेकंड स्टेप फास्ट होगी। सेकंड स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, कार्बोकैटायंस है, तो यहाँ पे ये स्टेप फास्ट होगी। एडिशन 2 टाइप्स का होगा, एक होगा सिन एडिशन और एक क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। तो आपका ये क्लियर हो गया कि अगर केस ए। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या है, तो ध्यान से देखिए केस 2 में मैं बात करने जा रहा हूँ कि केस बी की अगर बात करूँ तो केस बी क्या है, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो। तो फिर मैकेनिज्म में क्या बदलाव होते हैं। अगर केस बी की बात करूं तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो उसके मैकेनिज्म में क्या बदलाव होते हैं देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास ये एल्कीन्स थी, एल्कीन्स ये मेरे पास थी, मैंने अटैक कराया एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स का जिसके पास लोन पेयर था। मैंने अटैक कराया एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का जिसके पास लोन पेयर था। जब मैंने इसका अटैक कराया तो हुआ क्या, कुछ यूँ हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाया था, C पर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स को लटकाया, यहाँ पे कौन सा क्या था, लोन पेयर है, और यहाँ पे क्या है, R है। तो होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो आपका इंटरमीडिएट दिखाई देगा इसको बोलेंगे RCC। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल्स जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा इंटरमीडिएट कहेगा। मतलब हम इस टाइप को बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस कहते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस बोलता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ साइक्लिक कैटायंस बनेगा। कौन सा कैटायन बनेगा, साइक्लिक कैटायंस बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इंटरमीडिएट साइक्लिक कैटायंस बनेगा तो फिर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा, इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के सिर्फ एक ही चांसेस हैं जो कि एक ही साइड से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स लगा हुआ है। तो फिर ओनली एंटी एडिशन आर पॉसिबल। अगर बात करें तो ओनली आंसर जो आएगा एंटी एडिशन आएगा। कौन सा एडिशन आएगा, जल्दी से बोलिए, कौन सा एडिशन आने वाला है, एंटी एडिशन। इज ओनली आंसर इज एंटी एडिशन। तो ध्यान दीजिएगा, जब केस बी की बात की, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिसके पास लोन पेयर हो तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, साइक्लिक कैटायन। अगर इंटरमीडिएट साइक्लिक कैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो रिंग एक्सपेंशन, कोई भी रिंग का एक्सपेंशन नहीं होगा। ना तो रिंग एक्सपैंड होगी, ना तो एक्सपेंशन के चांसेस होंगे, ना तो रीअरेंजमेंट का चांसेस होगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ एंटी एडिशन के हिसाब से आंसर दिया जाएगा। अब कुछ एग्जांपल इस पे करते हैं, आपकी मैकेनिज्म पूरी हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड CH और H2, इस एग्जाम में सवाल आया और आपसे कहता है कि HCl की रिएक्शन करानी है। तो बताइए क्या ये एल्कीन्स, ठीक है, क्या ये एल्कीन्स, मतलब कौन सी रिएक्शन चलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपको दिमाग में रखना है, अगर एल्कीन्स एल्काइंस होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के चांसेस होंगे, 99% एडिशन के चांस, मतलब एडिशन रिएक्शन होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे H+ और यहाँ पे Cl-। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से, H+ है, तो अटैक किसका होगा। अगर इसको ब्रेक करूँ तो इसको ब्रेक कैसे किया जाएगा, ऐसे, यहाँ पे निगेटिव। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मैं ऐसे क्यों करूँ,
मेरा मन कह रहा है मैं ऐसे कर लूँ। तो देखिए ध्यान से, ये ग्रुप डिसाइड करता है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा, क्योंकि ये प्लस आई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये प्लस आई होता है, आप जानते होगे। तो प्लस आई सपोर्ट करेगा प्लस को, मतलब इधर प्लस देना है और इधर क्या देना है? माइनस देना है। इधर क्या देना है? प्लस देना है, इधर क्या देना है? माइनस देना है। और अगर HCl की रिएक्शन कराते हैं तो पहला अटैक किसका होगा? H प्लस का होगा। और H प्लस जाके कहाँ पे लगेगा? मैकेनिज्म से देख रहा जा रहा है तो CH3C प्लस चार्ज, यहाँ पे H, ये इंटरमीडिएट आपका दिखाई देगा, और यहाँ पे CH2 से H लटक गया। क्लियर है? फिर उसके बाद आपका अटैक हो किसका होगा? Cl माइनस का होगा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में Cl माइनस अटैक करेगा और आपका जो आंसर दिखाई दे रहा होगा CClH और आपका CH2 और H, ये आपका दिखाई दे रहा है। ये आपका आंसर दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये एल्कीन्स थी, HCl की रिएक्शन कराई मैंने, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया। क्या मैकेनिज्म आपको पता चल गया? फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है। क्या ये फर्स्ट स्टेप है? क्या ये स्लो होगी? बिल्कुल स्लो होगी। क्या ही RDS स्टेप होगी? बिल्कुल ही रेट डिटरमाइन करेगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप होगी, स्लो स्टेप होगी। तो मैंने एग्जाम्पल देखा किसका? ऐसा एग्जाम्पल देखा। केस, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में जाएगा? केस ए की कैटेगरी में जाएगा। केस ए की कैटेगरी में मैंने क्या बात की? केस ए की कैटेगरी में मैंने ये बात की कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिसके पास लोन पेयर ना हो तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन के चांसेस होंगे, रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करेगा और सेकंड स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल और अच्छा सा एग्जाम्पल अगर बताऊँ, IT एडवांस का क्वेश्चन है। आपके सामने ये क्वेश्चन आया, ये यहाँ पे लगा हुआ था NO2 और ये CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे आपके पास लगा हुआ था OCH3। ध्यान से देखिएगा, और ये रिएक्शन जो है HBr के साथ कराई गई। ये एग्ज़ाम में डाउट आ सकता है क्योंकि ये सवाल IIT का सवाल है और उसने कहा ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन HBr के साथ होती है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर मैं आंसर डार्ट देना चाहूँ तो डार्ट दे सकता हूँ, क्योंकि ये आपका क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। बिल्कुल क्लियर होगा। ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल केस ए की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि H प्लस कौन सा है बताइए? जो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कौन सा है जिसके पास लोन पेयर नहीं है, केस ए की कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, अब सवाल है तोड़ने का कि सर मैं किधर तोड़ूं, मैं इसको किधर तोड़ूं? दिक्कत क्या है इसमें? तो इधर तोड़ूं कि मैं इधर तोड़ूं? किधर तोड़ूं? कौन सा सही है? ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है। तुम्हारे दिख रहा होगा कि सर सिमेट्रिकल है CH सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप डिसाइड करेगा भाई, ये ग्रुप आपका डिसाइड करेगा कि ब्रेकिंग किधर करनी है। अगर मैं बात करूँ इस ग्रुप की तो यहाँ NO2 आपको दिख रहा होगा। अगर ये NO2 दिख रहा है तो ये -M ग्रुप की तरफ जाता है पक्का। और अगर यहाँ OR दिख रहा है S, ये किसकी तरफ जाएगा? ये इसके पास क्या है? लोन पेयर है। अगर इसके पास लोन पेयर है जो रिंग से डाई जुड़ा हुआ है तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? +M की कैटेगरी में जाएगा। ये +M है और ये क्या है? -M है। तो बताओ प्लस वाला सपोर्ट किसको करेगा? प्लस को। मतलब इधर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। और इधर क्या होना चाहिए? जल्दी से बोलिए। इधर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। मतलब कौन सी ब्रेकिंग आपकी गलत है? तो पक्का ये वाली ब्रेकिंग क्या है? गलत है। ऐसे ब्रेक करना होगा। और बताइए प्लस पे कौन जाएगा? निगेटिव पार्ट जाएगा कि पॉजिटिव पार्ट जाएगा? तो आपको आज पता होगा कि प्लस पे कौन जाएगा? निगेटिव पार्ट जाएगा। और H प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब जो आपका आंसर दिखेगा, सुंदर सा आंसर जो आपका दिख रहा होगा, NO2 CH से H जुड़ेगा और यहाँ पे आपका CHBr जुड़ेगा और ये आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा OCH3। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है कि 10 सेकंड में आप आंसर दिखा दे सकते हैं। बस आपको ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए, कौन कहाँ जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ ER का। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, केस 2 की अगर हम बात कर लें कि केस 2 में जो आपका था वो क्या था, तो केस 2 में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्कीन्स आई। एग्जामिनर ने कहा देखिए भाई ये एक एल्कीन्स है, आप इसकी रिएक्शन कराना है आपको ICl के साथ। ICl के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। तो आपने कहा ये I प्लस Cl माइनस। सर
मुझे कैसे पता चला इसको प्लस दिया इसको माइनस? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे दी जाती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको हम प्लस देते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको हम माइनस देते हैं। उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, इसको ब्रेकिंग कैसे की जाएगी? ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये कौन डिसाइड करता है? प्लस आई, क्योंकि इधर क्या लगा हुआ है? प्लस आई लगा हुआ है। तो इधर माइनस आई लगा होता तो यहाँ पे माइनस देते, यहाँ पे प्लस देते। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस आई सपोर्ट करेगा प्लस को, मतलब ब्रेकिंग आप कैसे करनी है। तो आंसर आपका देखिए कौन वाला कहाँ जाएगा? पहले कौन जाएगा अगर पूछा जाए तो पहले कौन जाता है? पहले अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। फर्स्ट अटैक किसका होगा? जल्दी से बोलिए। फर्स्ट अटैक एग्जाम में पूछ सकता है कि ईआर में फर्स्ट अटैक किसका होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल्स का होता है, क्योंकि उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो नाम होता है वही अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप अटैक ये कर देगा और सेकंड स्टेप में कौन अटैक कर देगा? यहाँ पे चला जाएगा। ये सेकंड स्टेप में काम का होगा, तो ये सेकंड स्टेप होगा और ये कौन सा होगा? फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या होगी? फास्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होगी? स्लो। आराम से अटैक करेगा। और आपका आंसर दिख रहा होगा शायद CH3 CH से क्या जोड़ दिया मैंने? CH से क्या जोड़ दिया? हाँ, लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो मैकेनिज्म है वो केस बी है। केस बी समझ में आया? मैकेनिज्म क्या है? केस बी। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? अगर इंटरमीडिएट की हम बात करते हैं, जो इसमें इंटरमीडिएट बनने वाला है वो तो साइक्लिक कैटायन बनने वाला है। तो इसमें इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए? साइक्लिक कैटायंस बनेगा। ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसके बाद अटैक कौन करेगा? बाद में अटैक कौन करेगा? बोलिए जल्दी से। Cl माइनस करेगा। और Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? बैक साइड से अटैक होगा। ओनली एंटी टाइप एडिशन आर पॉसिबल। एंटी एडिशन होगा। आंसर में क्या होगा? एंटी एडिशन होगा और ये आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे एंटी एडिशन ओनली पॉसिबल किस में है, तो सिर्फ केस बी में पॉसिबल है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जिसके पास क्या हो? जिसके पास क्या हो? न्यूक्लियो लोन पेयर्स हो, तो उसमें केस बी चलेगी। और ये केस बी का ये आंसर आया। साइक्लिक कैटायंस बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, कोई रीएक्सप्रेशन नहीं होगी और आपका आंसर आराम से चलाएगा। अब कुछ खास रिएक्शन की बात करते हैं ईआर के अंदर। जो दो खास रिएक्शन आपकी है उनको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की दो खास रिएक्शन। एक रिएक्शन आपकी क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओएम डीएम की बात कर लेते हैं। एक रिएक्शन आपकी OMDM है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इसमें कैटालिस्ट क्या लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि जो हमारी रिएक्शन है एल्कीन्स की रिएक्शन है और ये यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है? नाम में आ रहा है मर्क्यूरेशन, मतलब मरकरी की बात करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है इसकी कैटालिस्ट के बारे में ध्यान देना है कि इसकी कैटालिस्ट क्या होती है। क्या एरो पे दिया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, एरो में हमेशा दिया जाएगा आपके पास इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो क्या दिया जाएगा? डाइल्यूट H2SO4 दिया जाएगा। पक्का क्या दिया जाएगा? HgSO4 दिया जाएगा। ये मरकरी दी जाएगी। अगर आपको मरकरी दी जा रही है, Hg+2 का फॉर्म दिया जा रहा है कैटालिस्ट, तो समझ जाना ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। क्लियर? कैटालिस्ट क्लियर हो गया। अब हम किसी जब एल्कीन्स की रिएक्शन कराएंगे, अगर किसी एल्कीन की क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे और हमारा OMDM होगा, क्या होगा? OMDM कराएंगे, तो जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमेशा जो देना है आपको सेकेंडरी अल्कोहल देना है। ध्यान दीजिएगा, क्या देना है भाई? सेकेंडरी अल्कोहल देना है। अगर एल्कीन्स होगी, OMDM करा रहे हो तो क्या देना होगा? सेकेंडरी अल्कोहल आंसर होगा। अगर यही एल्कीन होगी, क्या होगी? यही एल्कीन होगी अगर ये रिएक्शन, और यहाँ पे OMDM कराने के लिए आए, क्या कराने के लिए आए? OMDM कराने के लिए आएगा, तो सबसे पहले इनऑल बनेगा। क्या बनेगा? इनऑल बनेगा। उसके बाद टाटोमेरिज्म होगा। क्या होगा? टाटो होगा। आइसोमेराइजेशन होगा, टाटोमेरिज्म होगा। क्या होगा? टाटोमेरिज्म होने के बाद क्या बन जाएगा? ये RC+O+C स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो OMDM में ध्यान देना है, मरकरी दिया जाएगा। अब डाइल्यूट HCl4 होगा, खाली Hg+2 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो अगर Hg+2 एरो के ऊपर लिखा हुआ है और रिएक्शन एल्कीन्स की है तो समझ जाना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, OMDM है। इनॉल पहले बनेगा। अगर हम एल्काइंस लेते हैं तो इनॉल से बनेगा, उसके बाद टाटोमेरिज्म होगा, आइसोमेराइजेशन होगा और प्रोडक्ट आपका कीटोन्स आएगा। लेकिन अगर एल्कीन्स है तो उसका आंसर क्या आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम ट्रिक की बात करें तो कुछ नहीं करना है। आपने नाम सुना होगा मार्कोनिक ऑफ रूल, तो मार्कोनिक ऑफ रूल से वाटर का एडिशन कर देना है। मार्कोनिक ऑफ रूल
क्या कहता है, मार्कोनी का रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे OH माइनस जाएगा और यहाँ पे H प्लस जाएगा। उसके हिसाब से अगर आंसर दिया जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल आपका दिखाई दे रहा होगा, तो हमेशा क्या बनेगा, एल्कीन होगी तो हमेशा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखना है। और अगर एल्काइंस की रिएक्शन होगी तो पहले क्या होगा, इनॉल बनेगा, फिर उसके बाद कीटोन्स बन जाएगा। सर क्या एल्डिहाइड बन सकता है, बिल्कुल एल्डिहाइड बन सकता है। अगर ये 2 कार्बन का एल्काइंस हो, OMDM कराया जाए तो इनॉल बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है, डिपेंड ऑन एल्काइंस, एल्काइंस कितने कार्बन की है, मतलब कहने का मतलब स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, HBO की बात कर लेते हैं। तो अगर हम HBO की बात करते हैं तो HBO में क्या लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, BH3 ली जाएगी। अगर कभी भी BH3 ली जाएगी तो THF जरूर लिया जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिया जाएगा। इसके साथ आप ले सकते हो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, तो BH3 THF, या फिर क्या ले सकते हो, B2S6 ले सकते हो। क्लियर है, B2S6 BH3 THF H2O2, ये सब अगर आपको दिखाई देता है तो ध्यान देना, ये HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO क्या नाम, क्या है फुल फॉर्म, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी रिएक्शन जो होती है खास रिएक्शन है जो कि एल्कीन्स की होती है। ये भी खास रिएक्शन है आपकी, किसकी होती है, एल्कीन्स की रिएक्शन होती है। HBO अगर हम कराते हैं, क्या कराते हैं, HBO अगर हम कराते हैं, अगर आप B2S6 ले रहे हो तो आपको क्या नहीं लेना है, देखिए ध्यान से, B2S6 ले रहे हो तो क्या नहीं लेना, THF की कोई ज़रूरत नहीं है। तो HBO की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो आंसर आता है हमेशा प्राइमरी अल्कोहल आएगा। क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल्स आएगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल आएगा तो इसका जो आंसर आएगा CH2OH। इसमें हमेशा कौन सा अल्कोहल आएगा, ध्यान यही देना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल आंसर देंगे। ठीक, अगर HBO होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगी, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्राइमरी अल्कोहल्स आएगा। क्लियर है, B2S6 के साथ B2S6 भी ले सकते हैं, BH3 भी ले सकते हैं, H2O2 लेते हैं, OH माइनस, मीडियम में OH माइनस भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये HBO है आपकी RCH2CH2OH, ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल बन गई। तो इतना ही ध्यान देना आप। और इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो ट्राई एल्किल बोरेंस बनता है, ट्राई एल्किल बोरेंस बनता है। तो ये इंटरमीडिएट है, NCERT की खास रिएक्शन है। तो अब बात करते हैं, सिंपल ये हो गया आपका नीट के बेसिस पे, ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ER था। तो ER में मैंने बताया OMDM क्या होती है और HBA। तो यही 2 रिएक्शन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए खास है, OMDM और HBO, 2 रिएक्शन आपकी खास है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। और यहाँ पे Hg जो मरकरी होता है, यहाँ पे मरकरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मरकरी लिया जाता है, और यहाँ पे आपका B2H6 ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया जाता है, तो यहाँ पे मरकरी लिया जाता है। तो आपका ये रिएक्शन खत्म हो गया। तो ER खत्म हो गया। आप बात करते हैं तो एक रिएक्शन FAR है। FAR की ओनली एक रिएक्शन है, फ्री रेडिकल। अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो ये भी रिएक्शन किसके अंदर हमने बताई थी, एल्कीन्स की होती है। और ये एल्कीन्स की जो रिएक्शन होती है, बस ध्यान ये रखना है कि ये HBr और H2O2 के साथ होती है। FAR किस मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से कह सकते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, मायो इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट, मायो इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से HBr का एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो RCH, कुछ नहीं करना है। जहाँ एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे निगेटिव पार्ट जाएगा। तो ध्यान देना है कि एंटी मार्कोनिक रूल, अगर तुमसे कहा जाए कि एंटी मार्कोनिक रूल लगा सकते हो क्या, बिल्कुल, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगी। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज़ मोस्ट हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिक रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से अगर करें तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर इसका एक क्वेश्चन कराया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे कराया जाए कि ये आपके पास कोई एल्कीन्स है, ये आपके पास एल्कीन्स थी, इसकी रिएक्शन मैं दो, अगर आपके पास रिएक्शन आती है HBr आती है
ओनली HBr आती है और एक में क्या आती है, HBr H2O2 आती है। तो ध्यान दीजिएगा ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। FAR कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, या पेरोक्साइड होता है। तो अगर HBr के साथ पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करेगा। HBr होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में इसकी एक ही रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की। तो ध्यान देना HBr और H2O। सर अगर HCl H2O2 आ जाए तो क्या करेंगे? अगर HCl H2O2 एग्जामिनर ने दे दिया तो क्या हम बहक जाएंगे? तो हम नहीं बहकेंगे। HCl H2O2 दे तो हम कौन सी मैकेनिज्म के हिसाब से आंसर देंगे? ER के हिसाब से देंगे। कहने का क्या मतलब है मेरा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, HBr H2O2 होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा। यानी अगर HBr H2O2 लिया जाए तो निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रही है। पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट कहते हैं, या फिर मायो इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायो इफेक्ट कहते हैं। मायो इफेक्ट, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के तहत होती है। और ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शन के अंदर तो एक ही रिएक्शन है HBr H2O2। HBr H2O2 एक ही रिएक्शन है। तो ध्यान देना, खराश इफेक्ट, मायो इफेक्ट, नाम भी याद रखना है। खराश इफेक्ट किस में होती है, मायो इफेक्ट किस में होती है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होती है। पेरोक्साइड इफेक्ट में H2O2 हो या R2O2 एग्जामिनर लिख दे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी पेरोक्साइड है। R2O2 H2O2 HBr होना चाहिए, HCl होगा तो नहीं होगा। अब सवाल देखिए ध्यान से, अगर यहाँ HBr ओनली है, यहाँ HBr H2O2 है, तो ध्यान से देखिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसके हिसाब से चलेगी, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो बताइए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, जब वहां कोई हाइड्रोजन नहीं है तो जो इसका आंसर होगा तो Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा। इसमें कहाँ होगा Br जुड़ेगा, जल्दी से बोलिए, इसमें Br कहाँ लगेगा, Br यहाँ पे लग जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, यानी HBr H2O2 है, HBr H2O2 है, HBr H2O2 है। तो आंसर ये, अगर HBr H2O2 नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। यानी निगेटिव, अपना रूल क्या है, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर हम अपने रूल की बात करें, अगर एक ही रूल की बात करें तो मेरा रूल ये है कि भाई निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा निगेटिव पार्ट वहां जाएगा। यानी अपना रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन। निगेटिव पार्ट, अपना रूल क्या है भाई, अगर मैं कहूं अपना रूल, तो अपना रूल है कि निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, निगेटिव पार्ट ये हर जगह काम करेगा। निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन which has more stable कार्बोकैटायन, जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन रखता हो, क्या रखता हो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन। ध्यान देना, अपना रूल क्या है, निगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अपना रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये अपना रूल है। और यही मार्कोनिक रूल नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल ने ये कहा, मार्कोनिक साहब ने ये कहा कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आया, खराश इफेक्ट आया, मायो इफेक्ट आया, जो HBr H2O2 पे काम कर रहा था, वो कह रहा था कि भैया निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। इतना ही रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी है। क्या काफ़ी है पता है कि आपको क्या जानना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस में होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे पहचानेंगे, खराश इफेक्ट कैसे पहचानेंगे, मायो इफेक्ट कैसे पहचानेंगे, और ER किस में होती है, ER के कितने केस होते हैं। तो ER के 2 केस होते हैं, याद हो गया होगा। केस 1 एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर ना हो। एक केस भी मैंने बताया, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो। दोनों की मैकेनिज्म बताई। केस ए में मैकेनिज्म मैंने क्या बताई कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले स्टेप में क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद आपका आंसर आएगा। आंसर एंटी भी हो सकता है और आंसर आपका सिन एडिशन एंटी, और दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं बात करूँ
केस बी की बात करूं तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, उसमें साइक्लिक कैटायन होता है, नॉन क्लासिकल कैटायंस होते हैं, और हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा एंटी एडिशन होगा। कौन आपको पहचानना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कैसा है। और इसमें दो खास रिएक्शन जो है बात करते हैं OMDM की और HBO की। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मरकरी होगा, HBO में BS3 B2S6 होगा। और जनरल रिएक्शन तमाम हो सकती हैं, HBr की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन, HI की रिएक्शन, तमाम रिएक्शन यहाँ पे चलती हैं। तो एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से एग्जाम में आएगा।